हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या कुल एकेडमी के एक और धमाकेदार वीडियो में। प्यारे साथी नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो जैसा कि हमने रासायनिक अपक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इसमें हम वियोजन अपक्रिया को पढ़ रहे थे। तो वियोजन अपक्रिया के बारे में जब पढ़ रहे थे तो उसके बारे में हमने देखा था कि कैसे एक सिंगल जो हमारा अभिकारक था वो टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जा रहा था। तो पिछले लेक्चर में इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से चर्चा किया, तो इसके टाइप भी बताए हमने कितने टाइप के होते हैं। तो हमने बताया कि इसमें जो हमारा वियोजन अभिक्रिया होता है, तीन टाइप के होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें वियोजन होता है कि अगर हम किसी चीज़ को किसी रासायनिक अभिक्रिया अगर हम करवा रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया करवाएं, तो अगर हम उष्मा के द्वारा उसको हीट दे करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। यानी कि अगर हम एक सिंगल अभिकारक को दो उत्पाद में बदल रहे हैं, किसके द्वारा, हीट दे करके। उसको नीचे से हीट देंगे तो सिंगल अभिकारक किसमें बदल जाएगा, उत्पाद में, दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो अगर हीट दे करके ऐसा ये वियोजन अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी दे करके, फिर ऐसे तीसरा हमारा क्या था, तब प्रकाशीय वियोजन, यानी कि लाइट के द्वारा, सनलाइट के प्रेजेंट में अगर हम किसी चीज़ को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यानी कि एक सिंगल अभिकारक को सूर्य की उपस्थिति में उसको ब्रेक डाउन करके एक सिंगल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहे हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रकाशीय वियोजन। तो आज हम इस लेक्चर में जो हमारा वियोजन अपक्रिया है उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में इसका पार्ट 1 हमने देखा, अच्छे से पूरा वियोजन अपक्रिया को एक्सप्लेन किया, उसके टाइप भी बताए कितने टाइप होते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, वो जो हमारे तीनों टाइप हैं, उन तीनों टाइप को एकदम बेसिक से लेकर के पूरा जितना भी उसके अंदर खजाना है उसको ढूंढ करके अच्छे से पढ़ेंगे, और उसका जो क्रियाकलाप है हमारा प्रैक्टिकल, उसको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में वियोजन अपक्रिया, यानी इसको हम अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें पहला हमारा है उष्मीय वियोजन। कौन सा वियोजन, उष्मीय वियोजन। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी कि उष्मीय वियोजन क्या होता है, ऐसी वियोजन अपक्रिया, सुनना ध्यान से, ऐसी वियोजन अपक्रिया जो उष्मा द्वारा संपन्न होती है उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अपक्रिया। इसका एक एग्जाम्पल हमने पिछले क्लास में देखा था, आप उसको वहां पर रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से उसको सीख लेंगे। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। क्या है हमारा, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट देते हैं, गर्म करते हैं, तो किस में बदल जाता है, लेड ऑक्साइड में, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन में। होता क्या है, ये जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, इसका रंग पहले व्हाइट होता है। ये सिंगल अभिकारक है, यहाँ पे इसके अलावा और कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं है। ये एक सिंगल अभिकारक, जब इसको हमने हीट दिया, हीट देने के बाद ये एक हमारा लेड ऑक्साइड बना, एक हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, और एक हमारा ऑक्सीजन बना। अब आप लोग यहाँ पर दिमाग लगाओ, एक सिंगल अभिकारक है, एक सिंगल अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद बनाए, किसके द्वारा बनाए, हीट दे करके ही ना, ये तो ब्रेक डाउन किए, इसको तोड़े हीट दे करके। तो अगर हीट दे करके इसको तोड़ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन। ठीक है, तो हमारा क्या है, ये उष्मीय वियोजन अपक्रिया है। तो ये जो हमारा एग्जाम्पल हम लिए हैं, ये एग्जाम्पल हम अपने यहाँ से कहाँ से लिए हैं, अपने प्रैक्टिकल से लिए हैं। तो क्रियाकलाप में जो हमारा है 1.6 बुक में हमारे है, आपके बुक में भी होगा, देख लेंगे कि क्रियाकलाप 1.6 जो है, इसमें करते क्या है कि हम एक टेबल पे ऐसे सेटअप लगाते हैं। सेटअप पे एक अपना बर्नर लेते हैं। बर्नर मीन्स क्या होता है, जिससे जलता है कोई चीज़। उस बर्नर को हम जब जलाएंगे, जिससे गैस का बर्नर होता है, उसमें से क्या होते हैं सॉरी, जो बर्नर होता है उसमें से वो आग निकलता है ना, फ्यूम के साथ, बहुत ही तेजी प्रेशर के साथ। यहाँ पे देखिए, जब इसको बर्नर को जलाएंगे तो यहाँ से जो गैस का फ्लेम है बहुत ही तेजी के साथ निकलेगा। निकलने के बाद ये जो हमारा टेस्ट ट्यूब होता है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या देते हैं, लेड नाइट्रेट। अब जब लेड नाइट्रेट लेंगे, इसमें लेड नाइट्रेट लेंगे, तो लेड नाइट्रेट लेने के बाद जब इसको हीट करेंगे, तो हीट करने के बाद ये टूटेगा और इसमें से कुछ ऐसे गैसेस निकलेंगे। ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगा, और कुछ इसमें अवशेष अवशेष के रूप में नीचे बैठ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। और ये अवशेष कैसा होगा, पीला अवशेष। पहले हमारा लेड नाइट्रेट था सफ़ेद, बाद में इसको जब लेड ऑक्साइड में बदले तो नीचे पीला अवशेष के रूप में ये बच गया। बाकी हमारा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन गैस है, ये हमारा क्या हुआ,
यानी गैस के रूप में बाहर निकल गया। सबसे मजे की बात यह है, जो अपना नाइट्रोजन गैस है ये एसिडिक होता है, यानी कि इसका नेचर क्या होता है, अम्लीय होता है। कि अम्लीय क्या होता है, नीले लिटमस पेपर को अगर इसको हम काउंट करें, मतलब अगर इसमें से गैस निकल रहा है, इसमें से अपना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, ऊपर हम क्या लगाएं, नीला लिटमस पेपर लगाएं, तो लिटमस पेपर कैसा हो जाता था, लाल हो जाता था। इससे साफ साफ पता चल रहा है कि हमारा जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है कैसा होता है, अम्लीय। उसके बाद इसका जो गंध होता है ना, इसका जो स्मेल होता है वो बहुत अजीब टाइप का होता है, तीव्र गंध के साथ ये निकलता है, तो सूंघने पर भी इसका थोड़ा सा अजीब टाइप का स्मेल आएगा। उसके बाद ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। तो ये हमारा कुछ ऐसे सेटअप होता है। ऐसे आप लोग को एग्जाम में लिखना है, अगर आया तो। उसके बाद आपको कॉपी में एक एक पॉइंट टू पॉइंट ऐसे छाप लेना है। कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी एक बार देख लीजिए कैसे क्या होता है, उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए एक बार, फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या हमने बताया अभी तक कि ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा वियोजित होती है, यानी कि ये अभिक्रिया उष्मा के द्वारा संपन्न हो रहा है। ये अगर लेड नाइट्रेट है, अगर ये टूट रहा है दो या दो से अधिक उत्पाद में, ये जो हमारा लेड नाइट्रेट है ये दो या दो से अधिक उत्पाद में अगर टूट रहा है, तो किसके द्वारा टूट रहा है, हीट के द्वारा। तो अगर हम कोई भी चीज को, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी चीज को हम अपघटित करते हैं, किसी चीज को वियोजित करते हैं, हीट दे करके अगर वियोजित कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। बात ओके है, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सबसे मजे की बात यह है, आप लोग दिमाग लगाओ यहाँ पे। दिमाग क्या लगाना है कि हमने पिछले क्लास में क्या बताया था, याद करो कि अगर किसी रासायनिक क्रिया करवा रहे, दो चीजों को आपस में मिला के तीसरा बना रहे, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, किसी में हीट निकल रहा था। जैसे हमने ये वाला एग्जांपल आपको दिखाएं कि जो हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड था, इसको हम जल के साथ जब मिलाते थे तो ये हमारा क्या बनाता था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और प्लस का यहाँ पे कुछ हीट निकल रहा था। अब आप लोग मेरे भाई इसका कंपैरिजन इससे करो। अच्छा एक बात बताओ, इन दोनों को मिला रहे हैं, इन दोनों को मिला रहे हैं, तो इनसे मिलाने पे जो तीसरा नया चीज बन रहा है, इसमें हीट निकल रहा है। क्या हो रहा है, इसमें हीट निकल रहा है। दूसरी बात, इसी का जस्ट उल्टा देखो, इसको तोड़ने के लिए हमें बाहर से हीट देना पड़ रहा है। इसमें हीट इसके अंदर से निकल रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमको हीट देना पड़ रहा है। दोनों अजीब टाइप का है ना। तो अगर हमारा बाहर से हीट निकल रहा है, यानी कि दो चीजों को मिलाने पर उसमें से हीट हमें मिल रहा है, खुद का हमें हीट प्राप्त हो रहा है, वो उसके अंदर हीट हमें नहीं देना पड़ रहा है, वो खुद हमको दे रहा है। तो उसमें क्या है, उसको हमने एक नाम दिया था, अगर आप लोग याद रखो। तो अगर है किसी रासायनिक क्रिया में उष्मा निकलती है, तो हमने उसका नाम दिया था उष्मा छेपी। आप लोग याद करो, पिछले क्लास में हमने इस चीज को अच्छे से बताया था कि अगर किसी रासायनिक क्रिया में उष्मा निकलती है तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी। हिंदी में, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में उष्मा छेपी, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद करो, पिछले क्लास में ये हमने बताया था। तो अगर दो चीजों को मिलाने पर उष्मा निकल रही है तो उसको क्या बोलते हैं, उष्मा छेपी अभिक्रिया। यहाँ क्या है, दो चीजों को हमें बनाने के लिए पहले उष्मा देना पड़ेगा, यानी कि इसको तोड़ने के लिए उष्मा देना पड़ेगा। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा देना पड़े उसको बोलते हैं उष्मा शोषी। उष्मा सोखता है, ऐसे दिमाग लगाओ, उष्मा शोषी का मतलब उष्मा सोखेगा। उसको हमें संपन्न कराने के लिए उष्मा बाहर से देना पड़ेगा। बाहर से हम देखें यहाँ पे बर्नर की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसको हीट करना पड़ा। बर्नर बाहर से लगाए ना, बाहर से बर्नर क्या करने के लिए लगाए हैं, जलाने के लिए ना। तो जलाने के लिए जब लगाए हैं तो बाहर से हम हीट दे रहे हैं। तो बाहर से जब हीट दे रहे हैं, तो बाहर से जब हीट दे रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं उष्मा शोषी। इंग्लिश में बोलते हैं उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप लोग फटाफट कॉपी में नोट कर लीजिए, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल सकता है। तो यहाँ पर छोटा सा आप लोग हेडिंग लगा लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन। लिखो फटाफट, आप हमसे जल्दी लिखो, क्या है।
एंडोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? हिंदी में उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया। लिखिए, मैं बोल रहा हूं फटाफट। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए उष्मा देनी पड़ती है। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको, ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए, बिल्कुल आसान से लैंग्वेज में लिखेंगे। ऐसी अभिक्रिया जिसको संपन्न कराने के लिए, संपन्न कराने के लिए बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, बाहर से उष्मा, बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, उसे, उसे क्या बोलते हैं? उष्मा। आप लोग समझ जाइए, हम लिख रहे हैं। ये देख के लिखना जरूरी नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन करके लिखो, वो क्लियर रहेगा। तो बाहर से उष्मा देनी पड़ती है, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। हमने बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल बहुत डिटेल में देख रहे हैं, कोई भी चीज हमने स्किप नहीं किया है। आप लोग फटाफट देख सकते हैं, कहीं पर किसी को कोई तकलीफ हो तो पूछ सकता है। ओके, तो ये हमारा क्या था? वियोजन अभिक्रिया, जो हमारा पूरा सेटअप था। हम फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं, इसके बाद हम अपने अगले रिएक्शन पे बढ़ते हैं। तो उसमें वियोजन क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जो उष्मा द्वारा वियोजित होती है। हमारा एक्टिविटी क्रियाकलाप 1.6 था। इसमें क्या किए थे? हम एक बर्नर लिए थे। बर्नर क्या करने के लिए? इसको जलाने के लिए, बाहर से हीट देने के लिए। उसके बाद एक परख नली में, टेस्ट ट्यूब में, क्वथन नली जिसको बोलते हैं, क्वथन नली में हमने क्या किया? इसको लेड नाइट्रेट, किसको? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या है अपना? बताइए मेरे भाई, लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको हमने क्या किया? इसके अंदर हीट किया। हीट करने के बाद क्या हुआ? हीट जब किए हैं तो इसमें से जो हमारा PbO, जिसको लेड ऑक्साइड बोलते हैं, वो पीला अवशेष जैसा नीचे बैठ गया, पीला अवशेष बच गया। बाकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस ऊपर निकला, और वो गैस एसिडिक था, अम्लीय था। दूसरी बात, उसका एक विशेष प्रकार का तीक्ष्ण गंध था। तीसरा पॉइंट क्या है? इसमें से ऑक्सीजन गैस भी निकला। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हमने बताया कि इस रिएक्शन को संपन्न कराने के लिए, इस अभिक्रिया को हमें कराने के लिए बाहर से क्या देना पड़ रहा है? हीट। तो बाहर से जिस रासायनिक क्रिया को संपन्न कराने के लिए हीट देते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहीं पर कोई तकलीफ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है विद्युतीय वियोजन। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बाद आगे चलते हैं। हमारा अगला क्या है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में हमने एक पार्ट देखा आज, जिसका नाम क्या था पहले? ऊष्मीय वियोजन। तो दूसरा हमारा क्या है? विद्युतीय वियोजन। अब विद्युतीय वियोजन क्या होता है कि ऐसी वियोजन अभिक्रिया कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं? जिसमें हम विद्युत द्वारा उसको वियोजित करते हैं, यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे कि उसको हम इलेक्ट्रिक दे करके ब्रेक डाउन करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हमारा क्या होता है? विद्युतीय वियोजन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जल है। जल के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी लगाए, यानी कि उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित किए, तो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। पहले था हमारा एक सिंगल अभिकारक, बाद में टूट गया दो या दो से अधिक उत्पाद में। तो हमारा कौन सा अभिक्रिया हुआ? हमारा अब क्या बोलते हैं इसको? वियोजन अभिक्रिया। बट इसको हमने तोड़ा, इसको हमने तोड़ा किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक, यानी कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक क्रियाकलाप लिया है, क्रियाकलाप 1.7 है हमारा। क्या बोलता है कि हम क्या करेंगे? एक ऐसे प्लास्टिक का मग ले लेंगे। प्लास्टिक का मग लेने के बाद इसके नीचे यहाँ पर दो हम होल कर देंगे, छेद कर देंगे। उसके बाद छेद करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कैसे लगाएंगे? एक एनोड इलेक्ट्रोड लगाएंगे, कैथोड। ये दोनों क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो विद्युत धारा का चालन करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे लगाने के बाद
इसके अंदर हम एक ग्रेफाइट का छड़ ऐड कर देंगे इलेक्ट्रोड से। मतलब इस इलेक्ट्रोड से इस ग्रेफाइट के छड़ तक करंट जाना चाहिए। सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे। ऊपर से यहाँ पर एक रबड़ लगा देंगे, रबड़ का डॉट लगा देंगे, जिससे हमारा जल जो हो निकल करके बाहर ना आए। इतना करने के बाद हम इसके अंदर जल डाल देंगे। जल डालने के बाद इसमें हम 2 या 3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए डालते हैं क्योंकि जो हमारा प्योर वाटर होता है वो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है। तो विद्युत धारा का चालन नहीं करता, इसकी वजह से हमको H2SO4 की 2-3 बूंदें डालेंगे, जिससे इसके अंदर आयंस आ जाएंगे, और जब आयन आ जाएंगे तो ये विद्युत धारा का चालन आराम से कर सकते हैं। तो इसमें 2 या 3 बूंद H2SO4 डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा ये पूरा सिस्टम बना है, इसके ऊपर हम एक ऐसे टेस्ट ट्यूब ला देंगे। 2 टेस्ट ट्यूब दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर लगा देंगे। लगाने के बाद होगा क्या, जब इसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें करंट चालू करेंगे, यानी कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो जो हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर, परखनली के ऊपर हमारा ऑक्सीजन गैस देखने को मिलता है, और जो हमारा कैथोड वाला इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हमारे परखनली के अंदर हाइड्रोजन गैस देखने को मिलते हैं। ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर हुआ क्या है, इसको हम एक एक लाइन टू लाइन अभी लिख करके समझ लेंगे, बट आप लोग फिर से इसको समझ लेंगे कि इसको होता क्या है। एक हमारा प्लास्टिक का मग रहेगा, प्लास्टिक के मग में नीचे 2 होल कर देंगे। 2 होल करने के बाद क्या होगा, इसके अंदर लगाएंगे इलेक्ट्रोड, एक एनोड एक कैथोड। एनोड वाला जो होगा वो प्लस होता है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ेगा। जो हमारा कैथोड है ये नेगेटिव है और ये बैटरी के माइनस वाले टर्मिनल से जुड़ेगा। इलेक्ट्रोड के ऊपर एक हम ग्रेफाइट की छड़ लगा देंगे दोनों में, जिससे क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक करंट आराम से जा सके। ऊपर एक डॉट लगा देंगे रबड़ का, जिससे जल बाहर ना निकले। इसमें भी वैसे कर देंगे। पूरा सिस्टम लगाने के बाद इसमें H2SO4 का 2 से 3 बूंद डाल देंगे, जिससे इसमें आयंस फ्री हो जाएं, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो ये आराम से विद्युत धारा का चालन कर सकता है। सब कुछ होने के बाद उसके बाद लास्ट में जब करंट चालू करेंगे तो इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब ला करके रख देंगे ऊपर से। उसके बाद देखेंगे क्या कि जो हमारा एनोड वाला ये हमारा इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर परखनली में हमारा ऑक्सीजन गैस देखने को मिलता है, और जो हमारा कैथोड वाला है इसके ऊपर परखनली में ऊपर हमारा हाइड्रोजन गैस देखने को मिलता है। ये इस पूरा प्रैक्टिकल का कहानी है कि मतलब पहले इसके अंदर जल थे, जल को हमने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में तोड़ दिया। अब दूसरी बात यह है कि यहाँ पर होगा क्या कि हमने यहाँ पर ये क्या था, हमारा जल, ये जल में से जो हमारा एनोड वाला है, एनोड की तरफ ऑक्सीजन ही क्यों गया, हाइड्रोजन चला जाना चाहिए था। आप लोग का सवाल होगा कि सर ये बताइए कि जो हमारा एनोड वाला इलेक्ट्रोड है इसके तरफ आप बता रहे हैं ऑक्सीजन आ रहा है, क्या हाइड्रोजन गैस नहीं आ सकता? बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम इसको बता देते हैं कि ये जो जल है हमारा, जल को जब हम तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन पे आएगा प्लस और ऑक्सीजन पे आएगा माइनस। इस पर -2, इस पर +1, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन होता है इस पर -2 का चार्ज होता है और हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज होता है। अब इसी का अपोजिट समझिए, ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये हमारा क्या है, कैथोड है। हमने बताया एनोड पर कौन सा चार्ज होता है, प्लस, कैथोड पर क्या है, माइनस। आप लोग अगर रिपल्सन एंड अट्रैक्शन पढ़े हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण, यानी कि जो सेम होते हैं ना, सेम आयंस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बात बताइए, ये एनोड है, एनोड पे कैसा चार्ज है, प्लस, प्लस वाला किधर जाना कोशिश करेगा, माइनस की तरफ, और कैथोड वाला किधर जाने की कोशिश करेगा, माइनस वाला प्लस की तरफ। इसी वजह से जो हमारा एनोड वाला यानी प्लस वाला क्षण है इसके तरफ माइनस वाला आ जाता है, माइनस वाला यानी ऑक्सीजन आ जाता है, और जो हमारा ये नेगेटिव वाला टर्मिनल है यानी कि नेगेटिव वाला जो क्षण होता है कैथोड, इसके ऊपर हमारा ऑक्सीजन गैस अट्रैक्ट हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इसके अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या है। तो इसको मैं पहले यहाँ पर रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिखिए, इस पूरा प्रैक्टिकल होने के बाद हुआ क्या है, हम ऑब्जर्व क्या किए।
ऑब्जर्वेशन में हुआ क्या? तो सबसे पहला पॉइंट लिखिए, एनोड पर ऑक्सीजन गैस तथा कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। पहला पॉइंट। एनोड पर ऑक्सीजन गैस व कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। अगला पॉइंट, हमने क्या बताया? एनोड पर कौन सा गैस, यहाँ देखिए आप लोग साफ साफ कि ये हमारा एनोड है, एनोड पर कौन सा गैस मिल रहा है? हमारा ऑक्सीजन गैस। और जो हमारा कैथोड है, कैथोड पर क्या मिल रहा है? कैथोड पर क्या मिल रहा है? हमारा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, गैसों का आयतन लिख लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? गैसों का आयतन किसका देख लेते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गैसों का अनुपात अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन 1 है, सॉरी यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है? 1 है। तो 2:1 आएगा, आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी। इसके बाद हम लोग देखेंगे गैसों का अनुपात, इसको यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने क्या देखा? तीसरा पॉइंट हमारा है गैसों का अगला क्या है? हमारा है गैसों का द्रव्यमान अनुपात। गैसों का द्रव्यमान अगर देखें हम किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, तो हमारा आएगा 1:8। यहाँ साइड में लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करो एक एक पॉइंट। सॉरी। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? चौथा पॉइंट क्या होगा? चौथा पॉइंट में होगा क्या कि हम क्या करेंगे, एक कैंडल जलाएंगे। कैंडल जलाने के बाद मोमबत्ती, उसको हम इलेक्ट्रोड की तरफ लाएंगे। पहले लाएंगे एनोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, उसके बाद में लाएंगे हमारा कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। उसके बाद देखते हैं होगा क्या। तो लिखिए चौथा पॉइंट, जलती हुई मैं दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाते हैं। ठीक है, अभी मोमबत्ती लेकर जा रहे हैं तो इसमें दो कंडीशन से हम लोग लेकर जा सकते हैं। पहला हम लेकर जाएंगे कैथोड की तरफ। तो जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे किस कंडीशन से? पहला हमारा कहाँ ले जाएंगे? कैथोड पर। अच्छा, आप लोग प्यार से बताइए, कैथोड पर अपना कौन सा गैस है? कैथोड पर हमारा है कौन सा गैस? ऑक्सीजन गैस। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती लिए, मोमबत्ती को जला करके हम लेकर गए सबसे पहले किधर? कैथोड पर हमारा कौन सा गैस होता है? एक बार चेक करो, कैथोड पर होता है हाइड्रोजन गैस। क्या है यार, कुछ भी कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो कैथोड पर हमारा क्या है? हाइड्रोजन गैस। तो सबसे पहले हम कहाँ लेकर जाएंगे? इधर, हाइड्रोजन गैस की तरफ। अब जब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस की तरफ जलती हुई मोमबत्ती को लेकर जाएंगे, तो पता है क्या होगा?
पॉप की आवाज सुनाई देगी बहुत तेज। उसके बाद क्या होगा, बहुत तेज पॉप की आवाज सुनाई देगी और मोमबत्ती हमारा बुझ जाएगा। लिखो फटाफट, क्या होगा, चेंजिंग क्या देखने को मिलेगा, आप लोग लिखो फटाफट। पॉप की आवाज सुनाई देती, मारकर दूसरा वाला गया कहाँ। पॉप की आवाज सुनाई दी और मोमबत्ती हमारा क्या हो गया, और मोमबत्ती बुझ गई। मतलब हुआ क्या कि जब हम एक जलती हुई मोमबत्ती को इस हाइड्रोजन यानी कि कैथोड वाले इलेक्ट्रोड की तरफ ऐसे लेकर गए तो पॉप की आवाज सुनाई दी, मतलब बहुत तेजी से जला। बट क्या हुआ, मोमबत्ती हमारा बुझ गया। मोमबत्ती बुझ जाने का मतलब क्या है, जैसे आप लोग गांव में दिया होता है ना, दिया, दिया से जब आप खाना का बना, दिया से आप लोग जब ये पटाखे फोड़ते हैं ना दिवाली के दिनों में, तो जो हमारा चुटपुटी वाला पटाखे होता है, पतला वाला, उसको जब लगाते हैं ऐसे तो पट 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 फूटता जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, मोमबत्ती लेकर जाएंगे हाइड्रोजन गैस के पास, तो बहुत तेज से पॉप की आवाज़ सुनाई देगा और मोमबत्ती हमारा क्या होगा, बुझ जाएगा। इससे क्या पता चल रहा है, इससे होता क्या है कि जो हमारा हाइड्रोजन गैस है ना, ये जल सकता है, मतलब ज्वलनशील है, लेकिन इसको जलाने वाला कोई नहीं है। मतलब ये जलाने में हेल्प नहीं कर सकता, किसी चीज को जलाने में सहायता नहीं कर सकता, बट खुद जल सकता है, खुद जल सकता है और जलाने में सहायता नहीं कर सकता। इसी वजह से यहाँ पर मोमबत्ती क्या होती, बुझ जाती। अगर ये जलाने में भी हेल्प करता तो पॉप की आवाज़ सुनाई भी देती, बहुत धमाके के साथ जलता भी, और ये मोमबत्ती बुझता भी नहीं। बट क्या हुआ, ये केवल जलने में सहायक है, ना कि जलाने में। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको भी। मतलब होगा क्या, मतलब इसके बारे में लिख रहे, हाइड्रोजन गैस के बारे में लिख रहे, ये पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ज्वलनशील है, मतलब हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील है। ज्वलनशील है किंतु जलने में सहायक नहीं है। लिख लीजिए, ज्वलनशील परंतु ज्वलनशील परंतु जलाने में असमर्थ। क्या हो रहा है आज, तबीयत बहुत खराब है भाई। ठीक है, तो क्या हुआ, दूसरा पॉइंट हमने क्या दिखा, ज्वलनशील है परंतु जलाने में असमर्थ है। ऐसे हम सेम पॉइंट हम किसके ऊपर लिख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस के ऊपर। दूसरा हमारा कहाँ पर लेकर जाएंगे, दूसरा हमारा किसके ऊपर, दूसरा हमारा एनोड पर। तो एनोड पर हमारा कौन सा गैस है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, एनोड हमारा कहाँ है, यहाँ पे एनोड पे हमारा कौन सा गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पर एनोड पर कौन सा गैस है हमारा, ऑक्सीजन गैस। फटाफट इसके अंदर हम पहला पॉइंट लिखते हैं सेम टू सेम, कि जब हम इसके पास मोमबत्ती लेकर जाएंगे, मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो होगा क्या, मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो होगा क्या, आप उठाओ ऐसे मोमबत्ती, उसके बाद ऑक्सीजन गैस के पास इधर लेकर जाओ, क्या होगा, क्या होगा कि मोमबत्ती तो जलने में सहायक है, यह ऑक्सीजन गैस जला तो सकता है बट खुद जल नहीं सकता। मतलब क्या है कि जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस कहीं पर अगर उपस्थित है तो वहाँ पर कोई चीज़ अगर जल रहा है तो उसको जलाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऑक्सीजन गैस क्या खुद कभी जलेगा, बताओ आप लोग, ऑक्सीजन क्या खुद कभी जलेगा, हमें तो नहीं लगता जलेगा। मतलब ये होगा क्या कि जलाने में हेल्प कर सकता है, मान लो
यहाँ पर मोमबत्ती हमने जलाकर ले गया ना पहले से, तो मोमबत्ती जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो और तेजी से जलने लगेगा, मतलब मोमबत्ती चमक उठेगा, मान ली ज्यादा जलने लगेगा। लेकिन होगा क्या कि ये खुद नहीं जलेगा। और अगर हम सुलगती हुई, यानी कि कोई अगर सुलग रहा है ना, मतलब जलने के कगार पे बिल्कुल है, इसे मान लो काठी हम जलाते हैं, सुलग रहा है, तो सुलग रहा है ना, तो ऑक्सीजन उसके साथ हेल्प करके इसको जला देगा पटाख से। मतलब ये जलाने में सहायक है किंतु जलने में सहायक नहीं है, ये खुद जल नहीं सकता। तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, पहला क्या होगा, क्या कि मोमबत्ती चमक उठती, मोमबत्ती चमक उठेगी, मोमबत्ती चमक उठेगी, सुलगती हुई तीली फिर से जल जाती है। सुलगती हुई तीली फिर से, होगा क्या, मोमबत्ती चमक उठेगी और सुलगती हुई तीली फिर से जल जाती है। इससे कंक्लूजन क्या निकल के आता है अपना, दूसरा पॉइंट, कि ज्वलनशील नहीं है, लिखिए, ज्वलनशील नहीं है, नहीं, परंतु जलाने में समर्थक है। समझ में आ गया यहाँ तक, कि मोमबत्ती जब लेकर जाएंगे हम एनोड की तरफ, तो ऑक्सीजन खुद बेचारा जल तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर कोई जलने के कगार पे है और जलना चाहता है तो उसको जलाने में हेल्प कर देगा। खुद नहीं जल सकता लेकिन जलाने में सहायता कर सकता है। हाइड्रोजन खुद जल सकता है लेकिन जलाने में सहायता नहीं कर सकता। यही हमारा पूरा कंडीशन होता है दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर जब हम मोमबत्ती लेकर जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर कहीं पर कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद ये हमारा विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया हो गया खत्म। यहाँ छोटा सा आप नोट पॉइंट बना करके लिख लीजिए, हो सकता है काम में आए। नोट में लिखिए आप लोग, नोट में लिखिए आप लोग कि शुद्ध जल शुद्ध जल में शुद्ध जल में विद्युत विद्युत प्रवाहित नहीं होता, नहीं होता, जिससे इसमें, यानी कि जो हमारा प्योर वाटर है ना, उस प्योर वाटर में हमारा इलेक्ट्रिसिटी नहीं चलेगा। जिससे हम क्या करेंगे, जिससे इसमें जिससे इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की कुछ बूंदे डालते हैं। ये क्वेश्चन भी बनेगा, क्या रीजन है H2SO4 की कुछ बूंदे डालेंगे। और क्वेश्चन ये भी है कि डालते हैं कि नहीं भी डालते, डालेंगे, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसके अंदर तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होगा, नहीं तो हमारा जो हमारा विद्युत धारा है वो प्रवाहित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर आयंस फ्री नहीं मिलेंगे, और जब तक आयंस नहीं मिलते हैं तब तक हमारा करंट नहीं चलता है। तो इसमें कुछ क्या डाल देते हैं, H2SO4 की कुछ बूंदे डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, वियोजन अपक्रिया। कैसा लगा आप लोग कमेंट में बताइए। कहीं पर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत की परेशानी हो तो फिर आप बता सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और कहीं पर कोई तकलीफ हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बारे में हम लोग फिर से बता देंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो आप लोग बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, दूसरा विद्युतीय वियोजन। इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है, तीसरा जो है जिसको क्या बोलते हैं, हमारा प्रकाशीय वियोजन। फटाफट इसको हम लोग रफ करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और बात अगर समझ में आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक एक कंटेंट बनाने में, तैयार करने में, उसके बाद उसको पढ़ाने में। तो अगर बात समझ में आ रही हो, आप लोग कुछ सीख पा रहे हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो अपने भाई का। बाकी जैसे जैसे सब कुछ अच्छा होता जाएगा, आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करते जाएंगे। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है प्रकाशीय वियोजन। इसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक स्पेलिंग चेक कर लेते, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, हाँ सही है, ओके। तो ये तीसरा हमारा है, लिख लीजिए आप लोग, फोटोकेमिकल केमिकल डिकम्पोजिशन जीसन रिएक्शन। ठीक है, या फिर इतना ही रहने देते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर प्रकाशीय वियोजन क्या है कि ऐसी अभिक्रिया जो यहाँ पर विद्युत ना करके, आप लोग प्रकाश कर लो, ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा वियोजित होती है उसको क्या बोलते हैं। बस थोड़ा सा चेंजिंग केवल कर लीजिए, बाकी एज इट इज सेम टू सेम रहेगा। तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश द्वारा वियोजित होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। कहीं पर कोई तकलीफ हो कोई दिक्कत की बात हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक रिएक्शन है AgCl। तो रिएक्शन क्या है, AgCl, इसको हम तोड़ते हैं किसकी उपस्थिति में, सनलाइट। सनलाइट, तो Ag टूटेगा प्लस में, यानी कि Ag प्लस का Cl2। यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ एक ही है, बैलेंस कर लो आप लोग। मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, एक सेकंड। दो हो गया, Ag भी कितना हो गया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो हमारा AgCl है, ये हमारा AgCl सनलाइट के प्रेजेंट में Ag प्लस Cl2 में क्या हो गया, टूट गया। AgCl जो हमारा था ये पहले क्या था, ये हमारा पहले था सॉलिड, बाद में किस में बदल गया, ये सॉलिड है, और ये क्या हमारा गैस है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर हमने लिखा है कि जो AgCl है ये हमारा कैसा है, व्हाइट कलर का। इसका रंग कैसा है, ये था व्हाइट कलर का पहले, लेकिन जैसे इसको हमने गर्म किया तो Ag जो हमारा सिल्वर, और सिल्वर कलर का हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाता है, ग्रे। ग्रे ये ना, हाँ ग्रे कलर का हो जाएगा। तो पहले क्या था, व्हाइट, बाद में क्या हो गया, ग्रे, यानी कि ये आप लोग देख सकते हैं। सेम कंडीशन हमारा एक और रिएक्शन होता है AgBr के साथ। एक और रिएक्शन है AgBr,
इसको भी हम लोग तोड़ते हैं किसके उपस्थिति में, सनलाइट के। तो इसको जब भी हम सनलाइट की उपस्थिति में प्रेजेंट में तोड़ेंगे सनलाइट के, तो होगा क्या, हमारा क्या होगा, ये Ag टूटेगा और ये किस में टूटेगा, Br2 में। Ag की बात करें, Ag यहाँ पर एक ही है, ठीक है। Br यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं कि हमने कैसे एक एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से एक एक रिएक्शन समझाया है। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला एक हमारा प्रैक्टिकल है, तो आप लोग क्रियाकलाप 1 पॉइंट यहाँ पर 8 कर लीजिए। 1.8 मतलब यहाँ पे एक हमारा क्या है, प्यारा सा नन्हा सा छोटा सा हमारा क्या है, सन है। ठीक है, ये हमारे क्या है, सूर्य देवता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, एक सेटअप पर एक हमारा नीचे एक हमारा टेबल है यहाँ पे, ऐसे ही है ना जी, हाँ ऐसे ही है। आप लोग बनाइए कॉपी में हमारे साथ, ठीक है। ऐसे बना, उसके बाद क्या होगा, ऐसे कुछ हमारा सेटअप है यहाँ पे, ऐसा ही है क्या, एक सेकंड, ऐसे आप लोग जान लो, ठीक है। तो ये हमारा सेटअप है, इसके ऊपर हम एक बर्तन रखते हैं जिसको क्या बोलते हैं, चाइना डिश, चाइना डिश रखते हैं। चाइना डिश, इसके ऊपर इसके अंदर हम लोग यहाँ पर क्या रखते हैं, ये जो हमारा है ये क्या है, AgCl है, क्या है, AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड है। एक एक पॉइंट अच्छे से देखते चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हमारा क्या है, AgCl, जिसका नाम क्या है AgCl का, सिल्वर क्लोराइड, लिखो फटाफट, सिल्वर क्लोराइड। ये हमारा है चाइना डिश, चाइना डिश। अब होगा क्या कि ये जो सनलाइट है यहाँ से इसके ऊपर पड़ेगा, तो यहाँ से सनलाइट आराम से जब इसके ऊपर पड़ेगा ऐसे, तो इसमें से होगा क्या, इसमें से होगा क्या कि Ag इसके अंदर ही बैठा रहेगा, हमारा Ag यहीं पर रहेगा, और जो हमारा क्लोरीन है ये गैस बन के ऊपर निकल जाएगा, तो हमारा शुद्ध हमारा सिल्वर प्राप्त हो जाएगा। यही पूरा रिएक्शन होता है। आप लोग क्रियाकलाप देख सकते हैं कि जैसे हमारा AgCl रखा रहता है चाइना डिश के अंदर, सनलाइट की उपस्थिति में इसको हम धूप में ऐसे रख देते हैं, तो धूप में रखने के बाद हमारा क्लोरीन गैस अलग और हमारा जो सिल्वर है ये हमारा अलग, इस रिएक्शन से आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, इसका उपयोग कहाँ होता है, तो आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारा इसका उपयोग कहाँ होता है, कि फोटोग्राफी में यूज कहाँ होता है इसका, तो इसका उपयोग होता है सफेद और सफेद ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि सफेद व काले फोटोग्राफी में, किसमें, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, कहीं पर कोई तकलीफ हो तो बता सकते हैं। इसीलिए जो हमारा Ag यानी सिल्वर क्लोराइड है ना, अब हमारा क्या है,
AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जो हमारा है, इसी वजह से हम उसको धूप में रख देते हैं, जिससे ऊपर जो हमारा ये सिल्वर है, हमारा सिल्वर, इसके ऊपर काली परत न चढ़े। कहते हैं ना, जो हमारा चांदी होता है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तो उसको हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, जिसमें से उसमें क्लोरीन गैस निकल जाता है और हमारा वो उससे बच जाता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काला होने से बचाने के लिए इसको हम लोग धूप में रखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था, हमने कैसे अच्छे से तीनों अभिक्रिया को देखा है, समझा है। आप लोग भी इसको एक एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से कॉपी में लिखेंगे। ऐसे वीडियो देखने से कुछ समझ में आने वाला नहीं है, आप लोग उसको देखो, एक एक पॉइंट टू पॉइंट कॉपी में नोट करो, तभी अच्छे से समझ में आएगा। और कहीं पर कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसके लिए हम पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो में कहीं पर कोई गड़बड़ी लगी हो, कोई गलती हो, तो आप लोग उसको थोड़ा सुधार करिएगा, हमको बताइए कि सर यहाँ पे गलती है, हम उसको आगे कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती ना हो। तो अगर हमारा पढ़ाना, हमारा मेहनत आप लोगों को अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस परिवार को थोड़ा बड़ा बनाइए। बाकी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे पूरा आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर करते जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम क्या देखेंगे, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ये सब देखने वाले हैं हम। भले ही लेक्चर ज़्यादा होगा, लेकिन एक एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से पढ़ते चल रहे हैं, कोई चीज़ हमने स्किप नहीं किया है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि अभी अपने पास पूरा साल है। इस चैप्टर को हम 60 में भी ख़त्म कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको अभी अच्छे से सीखना है एक एक चीज़। तो जैसे ही अपना सब कुछ ठीक होता जाएगा, अभी तो वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि प्रॉब्लम है, जैसे सही होगा उसके बाद देर क्या होगा, अपना डेली वीडियो आता रहेगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।